गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 12th के लिए फिजिक्स में चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू का सेकंड पार्ट हिंदी मीडियम में लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हवा में विद्युतशीलता का मान होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 8.85 गुना 10 का पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन सी है 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी है 9 गुना 10 का पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन सी सही होगा, 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, -1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। -1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ऑप्शन ए 9 गुना 10 का पावर 19। ऑप्शन बी 6 गुना 10 का पावर 18। ऑप्शन सी 1.6 गुना 10 का पावर 18। और ऑप्शन डी 1.6 गुना 10 का पावर 19। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम Q बराबर NE से N निकाल सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 गुना 10 का पावर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए हमारा है रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, कौन, कांच। ऑप्शन बी रेशम को इलेक्ट्रॉन देता है। ऑप्शन सी रेशम से प्रोटॉन प्राप्त करता है। और ऑप्शन डी रेशम को प्रोटॉन देता है। बाबू, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है ना, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पर चला जाता है। यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, रेशम को इलेक्ट्रॉन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कूलम के नियम में स्थिरांक के निर्भर करता है। F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना, उसमें K किस पे डिपेंड होगा। ऑप्शन ए आवेश की तीव्रता पर। ऑप्शन बी माध्यम की प्रकृति पर। ऑप्शन सी इकाई की प्रणाली पर यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट पर। और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बच्चों, उसमें जो के होता है वो सिर्फ माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी पर भी नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक बिंदु आवेश वस्तु को एक धातु के गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, तब यानी कि एक स्फेरिकल सेल है, उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ऑप्शन बी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी गोले पर कुल प्रेरित आवेश शून्य होगा। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस सिचुएशन में हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा कि गोले पर कुल प्रेरित आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज 0 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर 6 गुना 10 का पावर -7 कूलम का ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तो पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी Q बराबर NE से निकालेंगे। Q दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिक्स होता है 1.6 गुने 10 का पावर -19। ऑप्शन ए है हमारा 3.75 गुने 10 का पावर 10। ऑप्शन बी है 9.6 गुना 10 का पावर 10। ऑप्शन सी है 9.6 गुने 10 का पावर 12। और ऑप्शन डी है 3.75 गुना 10 का पावर 12।
तो बच्चों जब हम n कैलकुलेट करेंगे q बराबर ne से, तो हमको आंसर जो होगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, 3.75 इंटू 10⁻12। ये ऑप्शंस इसके सही होंगे। किस फॉर्मूला से निकालना है? Q बराबर ne से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है, मतलब कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, और हमारा ऑप्शन डी है अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा कण। तो बच्चों 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, मतलब किसमें चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें अवेलेबल नहीं होता है। ऑप्शन ए फोटोन में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी बीटा पार्टिकल में यानी कि बीटा कण में, और ऑप्शन डी अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा कण में। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, बीटा पर निगेटिव चार्ज, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या बच गया? ऑप्शन ए बच गया हमारा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, फोटोन, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी वस्तु में विद्युत आवेश हो तो उसे कहा जाता है, मतलब कोई बॉडी अगर चार्ज है तो उसे क्या कहेंगे हम। हमारा ऑप्शन नंबर ए है विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिफाइड। हमारा ऑप्शन बी है आवेशित यानी कि चार्ज्ड। ऑप्शन सी है चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बच्चों उसे इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड बॉडी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों सही होंगे। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक आवेशित कण जो गति में है वह बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो उस पे ऑप्शन ए विद्युत बल लगता है, ऑप्शन बी चुंबकीय बल लगता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों लगते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसमें विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा हमारा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 क्वेश्चन में है 26 नंबर में कि मरोड़ संतुलन यानी कि टॉर्जन बैलेंस एक संवेदनशील उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी छोटा बल, ऑप्शन सी कार्य, और ऑप्शन डी संवेग। तो बच्चों जो टॉर्जन बैलेंस होते हैं उसको फोर्स मापने के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल फोर्स, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा, छोटा बल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हमारा 27 है कि किसी उदासीन वस्तु को विद्युतीकृत करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए हमें एक प्रकार का चार्ज जोड़ना चाहिए। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब क्या? चार्ज करने के लिए। ऑप्शन बी एक प्रकार का आवेश हटा देना चाहिए, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों किसी अगर एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालें या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें, दोनों कंडीशन में जो एलिमेंट होता है या एटम होता है वो चार्ज हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि यदि आवेशित पिंडों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो तो उसे कहा जाता है। दो आवेशित पिंड हैं, उनका जो आकार है उनके बीच की दूरी से काफी छोटा है, तो उसे कहा जाता है पहला आवेशित वस्तु, ऑप्शन बी अनावेशित वस्तु यानी कि अनचार्ज्ड बॉडी, ऑप्शन सी बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज, और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो बच्चों इस कंडीशन में उस वस्तु को, उस पिंड को हम बिंदु आवेश कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा हमारा, बिंदु आवेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले बताई गई थी। मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? नंबर ए कूलम्ब साहब ने, नंबर बी हेनरी साहब ने, नंबर सी फैराडे ने, और नंबर डी न्यूटन साहब ने। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, फैराडे। सबसे पहले इन्होंने ही विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। और आज के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ऋणात्मक स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, उनका डायरेक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, ऑप्शन बी त्रिज्या के अनुदिश अंदर की तरफ, ऑप्शन सी वृत्त की परिधि के अनुसार, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों जो पॉजिटिव होते हैं ना उसके द्वारा जो लाइंस होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और निगेटिव के द्वारा अंदर की तरफ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर यानी कि अंदर की तरफ। तो रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।